चलिए जी, थैंक यू दीपाली। आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज एवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 7 ऑफ बायोलॉजी। एवोल्यूशन का मतलब है स्लो एंड फिक्स चेंजेस, राइट। एक छोटे बच्चे को अगर आपको समझाना है तो बताओगे कि बेटा बहुत ही धीरे धीरे वाला प्रोसेस है और कैसे होता है। सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज क्या आती है कि हमेशा ये एनवायरनमेंट को फेवरेबल रहता है, राइट। एनवायरनमेंट जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के फेवर में रहेगा वही उस अकॉर्डिंग चेंजेस लाएगा और चेंज हो जाएगा, और जिसके चेंज फेवर में नहीं रहेगा वो बेचारा चेंज जो है नहीं हो पाएगा। तो सारी जो छोटी छोटी वाली चीजें हैं, कहानी आपने जो है पढ़ी हुई है। हम आज की क्लास में कैसे पढ़ेंगे कि CUET से आपके कौन से वाले जो हैं क्वेश्चंस बन सकते हैं, करेक्ट। बिकॉज आपको इसका हर एक चीज, डार्विनिज्म, लेमार्किनिज्म, हार्डी वेनबर्ग, और क्या है इसमें नियोलेमार्किज्म, और कौन से टॉपिक है, एनालॉगस ऑर्गन, ये सब पढ़े हुए हैं आपने। बस आज हम लोग क्या करेंगे, उसको दोबारा से रिकॉल कर लेंगे कि कहीं कोई पॉइंट स्किप ना हो गया। आपको जो फोकस करने वाली चीजें हैं, क्योंकि एग्जाम आपका कौन सा है, MCQ काइंड ऑफ, तो छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है, राइट। कोई भी बहुत बड़ा वाला आपसे क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए जी, स्टार्टिंग से करते हैं, बिगनिंग से। क्या कहानी है इनकी? The origin of life is considered a unique event in the history of universe. The study of history of life forms of Earth is called evolutionary biology. बहुत ही सिंपल सी लाइन, पुरानी सी। एवोल्यूशन क्या है? एक हेरिटेबल चेंज है, मतलब कहाँ जो चेंज हो रहा है वो एक आपके जीन लेवल पे चल रहा है, करेक्ट। जो हमारा चेंज चल रहा है दैट इज ऑन अ जेनेटिक लेवल इन पॉपुलेशन स्प्रेड ओवर मेनी जनरेशन। मेनी जनरेशन जैसे ही वर्ड आ गया वैसे ही ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि बहुत ही स्लो है, ठीक है। हम लोग इतना फास्ट नहीं कि 2 दिन में एवोल्यूशन खत्म, ठीक है। ये कैसा है, बहुत स्लो, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चलता चला आएगा, तब जाके जाके कोई एक छोटी सी चीज जो है चेंज में आएगी, लीडिंग टू डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। इसी की वजह से हमारे अर्थ पे क्या है, बहुत सारे डाइवर्सिटीज हैं, बहुत सारे काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है जी। चलिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ की क्या कहानी है? इट इज कंसिडर्ड एज अ यूनिक हिस्ट्री of it is considered as a unique event in the history of universe. पता है अर्थ इज अबाउट 20 बिलियन ओल्ड, ठीक है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट टाइप वाइज में पूछे जाएंगे। अच्छा, आज के लिए वैसे अगर हम करना चाहें तो ये चैप्टर हम एक दिन में आज खत्म कर सकते हैं, बट आई हैव थॉट ऑफ कि हम 2 पेज आज करेंगे एंड 2 ही पेज कल। बट आज जैसे ही 2 पेज एंड होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटे की क्लास है आज, तो हम MCQs पे उतर आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर टाइम जाएगा तो विल गिव दैट, बट एटलीस्ट आज के टारगेट भी हैं हमारे 30 MCQ जो हमने करने हैं, ठीक है। और जो टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं उन्हीं के करेंगे, तो दैट आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ मैम एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और हमसे कितने हो रहे हैं, ठीक है जी। चलिए जी, इट कंप्राइजेस ऑफ ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज, वेरियस थ्योरीज वर गिवन, ठीक है जी। हमें ये सब पता है कि बहुत सारी थ्योरीज थी। सबसे पहली जो और अभी तक मानी जाती है एंड इस पे मूवीज भी बनी है, दैट इज व्हाट, बिग बैंग थ्योरी, राइट। क्या नाम है इसका? बिग बैंग थ्योरी, अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और दुनिया प्रकट हो गई, ठीक है। यही कहती है ये थ्योरी? हाँ जी मैम, बिल्कुल यही कहती है कि अ ह्यूज एक्सप्लोजन रिजल्टेड इन यूनिवर्स एक्सपेंशन। एक धमाके से ही यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है। और उस टाइम पे कैसे हुआ कि पहले माना जाता था कि जो टेम्परेचर था दैट वाज वे टू वेरी हाई, एंड फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्परेचर कम होने लगा, गैसेस का कंडेंसेशन होने लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस का फॉर्मेशन होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, पता चला कि हाँ यहाँ पे कोई एक गैलेक्सी भी है, ठीक है। अर्थ इज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। देखिए जी, यहाँ पे इस चैप्टर में क्या है, आपका डेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिवर्स कितना पुराना है? 20 बिलियन। अर्थ कितनी पुरानी है? 4.5 बिलियन, ठीक है। दोनों याद होने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स अगो। मैंने आपको फिर से कहा है, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 20 देन 4.5, बट ये दोनों कैसे थे? बिलियन थे। और उसके बाद हमारा आया क्या? 500 मिलियन, ठीक है। आप ऐसे करके क्यों बना के याद करेंगे। फिर क्या है, सॉरी, पहली थ्योरी जिसको हम मानते हैं साइंटिफिक तौर वाली, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी तो मतलब एक ऐसे प्रपोजल दिया गया था, बट जो एक
थ्योरी मानी जाती, थ्योरीज में से हम जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यही सबसे पहली थ्योरी जो मानी जाती है, दैट इज योर थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या कहता है ये कि भैया सब कुछ भगवान जी ने बनाया है, हम हमेशा जिंदगी भर से ऐसे के ऐसे ही थे, थोड़े बहुत चेंजेस वही होने लगे हैं, बट जैसा था वैसा, मतलब जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। ठीक है, प्रकृति जो है ये भगवान की देन है और वहीं से प्रकट हुई है। चलिए जी, और इस थ्योरी को आपको पता है बहुत ही खतरनाक तरीके से बना किया गया, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। फिर थोड़े दिन बाद कौन सी आई, कॉस्मिक पेंसमेरिया। क्या नाम है इसका, कॉस्मिक पेंसपर्मिया। ये किसने, ग्रीक थिंकर्स ने दी। इनकी भी कुछ कुछ ऐसे मिलती जुलती थ्योरी थी। मतलब क्या, इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के पहले क्या थे, स्पोर्स थे, और उनको क्या हुआ, धरती पे ऐसे करके फेंका गया और उसी से क्या हो गए, जीवों की उत्पत्ति हो गई। तो थ्योरी ऑफ कॉस्मिक पैंसपर्मिया क्या कहता है कि स्पोर्स के थ्रू ही हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे आए हैं। ठीक है, जैसा इसका नाम बता रहा है वैसा ही इनका काम भी है। ठीक है, चलिए जी, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी क्या आई, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या कह रही थी भाई ये थ्योरी, बहुत ही मजेदार थ्योरी थी ये, क्योंकि पहली साइंटिफिक थ्योरी जो थी हमारी, दैट वाज हमारी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, इन दोनों में कोई भी साइंटिफिक जो था क्लॉज नहीं दिया हुआ था। अब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी क्या थी कि आपको पता होगा, एक्चुअली लोग पता क्या कहते थे कि इससे पहले जो था कि इन लोग का क्या था कि कहीं पे भी अगर फूड अवेलेबल है तो उसी फूड से क्या हो जाते हैं, लाइफ का एवोल्यूशन हो जाता है। कहीं पे मड है तो वहां पे भी क्या, लाइफ का एवोल्यूशन हो जा रहा था। तो ये था अबाउट थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। बट इसको बाद में क्या, लुईस पॉस्चर ने पहले रिजेक्ट किया, फिर उसी के अंदर उन्होंने अपना क्या किया, परफॉर्म किया, और उन्होंने जो करेक्ट थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी उसको दी। क्या कहा उन्होंने, पढ़ लेते हैं एक बार। और सबको याद होगा ना वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है इनका फेमस वाला, लुईस पॉस्चर का। मिलर एक्सपेरिमेंट। बच्चे क्या बोल रहे हो, मैंने पूछा लुईस पॉस्चर एक्सपेरिमेंट क्या था, आप बोल रहे हो मिलर एक्सपेरिमेंट। ओह सॉरी मैम। ऐसे मत बोलो भाई। लुईस पॉस्चर ने कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट दिया था, चलो थोड़ा सा एक हिंट देते हैं। बायोजेनेसिस। हाँ, बायोजेनेसिस, बिल्कुल सही। उनका जो पॉपुलर एक्सपेरिमेंट था ना उसको हम लोग स्वॉन नेक, पता है ना आपको, स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्यों इतनी गंदी तो ये बन रही है मेरे से, कि एक आपकी फ्लास्क था, स्वान जानते हो ना वो, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, बगुला या कुछ ऐसे करके बोलते हैं, जिसकी गर्दन बहुत लंबी सी होती है, ये वाला एक्सपेरिमेंट स्वान नेक एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसे हम। क्या बोलते हैं हिंदी में से स्वान को, देखना एक बार, कोई गूगल करना प्लीज। ठीक है, बर्ड होती है ये मुझे पता है, कि उसका जो फ्लास्क था ना, फ्लास्क की जो ये नेक थी उसने कैसे, उन्होंने कैसे कर दी, क्योंकि जनरली आपने जो अगर अपनी साइंटिफिक लैब में अपनी लेबोरेटरी में वो देखे होंगे फ्लास्क, वो इस शेप के देखे होंगे, करेक्ट, या फिर दूसरे जो शेप होते हैं उनका कैसा शेप था, ऐसा कॉनिकल फ्लास्क जिसे हम कहते हैं, फ्लास्क हमेशा इन शेप पे होता है। बट इन्होंने क्या कर दिया ना, उसके आगे इसको बाय मतलब अपने ट्रिक व्रिक से वेल्डिंग वेल्डिंग करवा के कांच में जैसे भी, उसके आगे एक पतली सी फ्लास्क जैसी मतलब ये और लगा दी थी। तो इसी को हम स्वान नेक कहते हैं, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट नाम से भी ये फेमस होता है। बट इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एकदम सही चीज प्रूव की थी। इन्होंने पहले क्या किया कि ये क्या बोलते हैं, ऐसे स्वान नेक लिया और यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसके अंदर आपके पता है आपको, इसमें उन्होंने फूड वगैरह रखा था। फिर इन्होंने देखा कि यहाँ से लाइफ जो है पहले से ही एग्जिट कर रही है, फिर वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, क्योंकि बट यहाँ तक तो क्या था कि ये पहुंच ही नहीं पाई थी, क्योंकि ये बीच में ही मर जा रहे थे, यहाँ तक ये नहीं पहुंच पाई थी। फिर उन्होंने इस स्वान नेक को क्या कर दिया था, यहाँ से तोड़ दिया था, और जब तोड़ दिया था तब देखा कि जो, क्योंकि वहां तक स्मेल ही नहीं गई, तो जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको पता ही नहीं चला कि अंदर कोई फूड भी अवेलेबल है। ठीक है, फिर क्योंकि क्या था, यहाँ पे नॉब भी थी इनकी। बट यहाँ पे इस वाले में क्या किया उन्होंने, जब स्वान नेक को तोड़ दिया तो क्या हुआ, स्मेल भी गई, एंड ऑर्गेनिजम्स के लिए इतना सा वे ट्रेवल करना वॉज वे नॉट वे टू वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ पे फूड की तलाश में आ भी गए। तब उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि नहीं भाई, कि जो हमारी लाइफ है वो क्या बोलते हैं पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, और वो फूड के अवेलेबिलिटी में तब यहाँ पे आए हैं। एक्चुअली इन लोग का कहना क्या था कि जैसे एक जगह पे इन्होंने क्या
बहुत ज्यादा कचरा वचड़ा डाल दिया, ये जैसे गेहूं डाल दिया एक घर में। उन्होंने क्या किया, जो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ थ्योरी एग्जैक्ट थी ना स्टार्टिंग में, वो ये क्या कह रही थी कि एक वो नहीं होती जैसे गांव में लोग रखते हैं झोपड़ी जैसी बना के, उसमें क्या कर देते हैं, गेहूं वगैरह रख दिया और उसको क्या बोलते हैं गोबर से ऐसा करके पूरा थाप दिया ताकि उसके अंदर बारिश वारिश ना जाए। ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद ही उन्होंने देखने लगा कि इसके अंदर क्या होने लगे, चूहे आने लगे। ठीक है, बट उनको लग रहा था कि इस गेहूं से चूहे की उत्पत्ति हुई है, बट ऐसा नहीं था। चूहा पहले से ही एनवायरनमेंट में प्रेजेंट था, बट वो गेहूं की स्मेल से वहां पे आया था फूड को तलाश करते हुए। तो यही कह रही थी हमारी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, दैट the life forms originated from the decaying and rotting matter like straw, mud, etc. वही जहाँ पे बहुत सारा खाना वाना पड़ा हुआ था तो वहां पे थोड़े कॉकरोच वॉकरोच आ गए अपने आप से, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और जहाँ पे जैसे मिट्टी थी बहुत दलदल था, वहां मेंढक आ गए। तो फिर बाद में लुईस पॉस्चर ने इसको रिजेक्ट किया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, एंड डेमोन्स्ट्रेट किया द लाइफ केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि लाइफ कहाँ से आती है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं वही अपने जैसा एक और ह्यूमन को, मतलब एक और ऑर्गेनिज्म को ला सकते हैं। और इन्होंने क्या दी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। क्या कहा जाता है इसे, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को। ठीक है जी। फिर आए हमारे यही ओपरेन और हैल्डेन थ्योरी। क्या कहानी थी इनकी, आज पढ़ लेते हैं इसको भी। इन्होंने क्या किया था, यहाँ से जो चीजें होने लगी थी ना बहुत ज्यादा टेक्निकल होने लगी थी। क्यों, क्योंकि अब इन्होंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी इन्वॉल्व कर लिया। कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, ओपरेन हैल्डेन मॉडल में कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे बेटा, 4 थे राइट। कोई भी 3 तो बता दो एटलीस्ट, 12th पास कर लिए हो यार, बोलो बोलो। Methane, कविता जी एक ही बताओगी, वाटर। आगे तुम लोग गद्दे बच्चे हो सारे, पता है। ये रहा बच्चा जी, इन्होंने बताया था कि मीथेन, अमोनिया, वाटर जो था, इन्होंने एक क्या बोलते हैं अपने, आपको पता होना चाहिए कि एक आपने वो अपना जो एनसीईआरटी बुक है उसमें भी देखा होगा, एक पूरा सेटअप बनाया हुआ था प्लास मतलब कांच का, जिसमें उन्होंने ये सारी चीजें सप्लाई की थी, प्लस इलेक्ट्रॉनिक करंट भी सप्लाई किया था। और वो इन्होंने थ्योरी दी थी कि जो हमारा ये लाइफ फॉर्म है वो केमिकली इवॉल्व हुआ है, कि केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स से के फ्यूजन से बना हुआ है। ठीक है, एंड उसको कहीं ना कहीं लोग क्या बोलते हैं, अभी भी एक्सेप्ट करते हैं, बट या ये एक ना बहुत ही स्लो प्रोसेस जो कंप्लीटली एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, कि केमिकल एवोल्यूशन के थ्रू लाइफ आई है। क्या कह रहे हैं, केमिकल एवोल्यूशन किसने दिया, ओपरेन हाल्डेन ने दिया था। क्या कहा इन्होंने, दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसी वाली को इन्होंने आगे बढ़ा दिया। इन्होंने कहा कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से आ रही थी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। और इन्होंने क्या कह दिया कि जो ये लाइफ फॉर्म्स हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई थी, एंड द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसिडेड बाय अ केमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, क्या था कि स्टार्टिंग में जो अर्थ का टेम्परेचर था दैट वाज वे टू हाई, जो हमारे वोल्केनिक स्टॉर्म्स का होता है 800 डिग्री सेल्सियस। एंड देन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सारे केमिकल्स आने लगे और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा। कितनों को इस वाले पेज में बिल्कुल, मतलब इस हाफ पोर्शन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बोलो बोलो। सब साइंटिस्ट के नाम याद रहेंगे, yes, सुनीता, ma'am. दीपांश, प्लीज, बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको प्रॉपर सीक्वेंस सब कुछ याद होना चाहिए एटलीस्ट। चलिए जी, बिकॉज आई कैन सी कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। अब आया जी मिलर का एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, मिलर का एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो 1953 में सबसे लास्ट इन्हीं का एक्सपेरिमेंट माना जाता है। मिलर एंड उनके जो स्टूडेंट थे उरे, हम लोग क्या मिलर एंड उरे एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, मिलर एंड उरे created the primitive earth condition in the laboratory and provided the experimental evidence for the chemical evolution। वही चीज जो अभी हमारे ओपरेन एंड हैल्डेन ने की, उसी को कंटिन्यू किसने किया, मिलर एंड ओरे ने। उन्होंने वो लैब में सेटअप करके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिया एंड यूवी रेडिएशंस के थ्रू, और इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू मिक्सचर ऑफ गैसेस को फॉर्म किया। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे आ जाते हैं हमारे, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। कौन कौन से थे, मीथेन,
अमोनिया एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ 2:1:2 और साथ में वाटर वेपर्स थे। याद रहेगा ये रेशियो, अभी जस्ट हम क्वेश्चन आंसर्स भी करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए आफ्टर 20 मिनट्स। ठीक है, चलिए जी, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल, क्या कहानी है इसको भी देख लो। वैसे मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, ये थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस की तरफ लिया जाता है। हमने अभी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस पढ़ ली। फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स अगो, और वो कौन से थे? आरएनए, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड इनसाइड अ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल व्हिच लेटर रिप्रोड्यूस एंड इट्स प्रोड्यूसेस मॉलिक्यूल। जिसने क्या किया? रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने अपने मॉलिक्यूल्स को क्या बनाने लगा। ठीक है, ये मोस्टली किसके अराउंड थी? ये दिस वाज की अबायोजेनेसिस है, वही जो इस वाले इसको सपोर्ट कर रहे हैं, केमिकल एवोल्यूशन को, कि सेलुलर लाइफ फॉर्म्स फर्स्ट इवॉल्वड अबाउट 2000 बिलियन ईयर्स अगो, कि हम सब जो है ना वो छोटे से एक पार्टिकल से ओरिजिनेट हुए हैं एंड धीरे 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 करके मॉडिफाई हुए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, वो ये कहता है कि दीज वर सिंगल सेल एंड फॉर्म्ड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, फर्स्ट सेल की अगर हम बात करें तो सिंगल सेल और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में बने हुए थे। This form of abiogenesis, that is the first form of life, arose slowly through the evolutionary phase from a non-living molecule. ठीक है, कि एक हमारा लिविंग मॉलिक्यूल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक लॉन्ग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से ओरिजिनेट हुआ है। दिस वाज हमारा द थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। ठीक है जी, चलिए जी और थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे आ जाते हैं क्या, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हमको जो पढ़ने हैं वो हम इन्हीं टर्म्स की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे किसमें? लेमार्किज्म एंड डायमरिज्म और हमारे एनालॉगस और दूसरे वाले ऑर्गन्स पे। ठीक है, क्या कह रहा है ये? इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक चेंजेस ओवर द सेवरल जनरेशन। एवोल्यूशन है, ऑब्वियसली वही मतलब है। अनलाइक केमिकल एवोल्यूशन हुआ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हैपेंस व्हेन ऑर्गेनिजम्स कुड रेप्लिकेट। ठीक है, बस यहाँ पे कहानी ये है कि यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ, चाहे बायोलॉजिकल चाहे केमिकल, इट टुक प्लेस इन सेवरल फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पे छोटे छोटे से स्टेप्स हुए। कौन कौन से स्टेप्स थे? सबसे पहला था कोएसरवेट फॉर्मेशन। क्या है कोएसरवेट्स? कोएसरवेट्स द aggregate of organic biomolecules surrounded by film of water molecule। क्या है ये? बायोमोलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, जिनको क्या किया गया है? वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है। ठीक है, दे लैक डेफिनेट मेम्ब्रेन्स बट डू एग्जिबिट सम लाइफ कैरेक्टर्स। तो ठीक है, कोएसरवेट्स भी क्या है? एक टाइप से लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। क्लियर हुआ? कोएसरवेट्स 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी, बस जल्दी से बोलो। एग्रीगेट का मतलब तो पता है ना आपको, कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के ऐसे। ठीक है, कोएसरवेट्स क्या है? ऐसे ही छोटे छोटे, ये रेड वाले हैं हमारे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, हमारे ये ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, जिसके वो सराउंड किसने किया हुआ है? एक वाटर मॉलिक्यूल की फिल्म ने, पतली सी झिल्ली टाइप्स ने, और ये ऐसे करके बने हुए हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोएसरवेट्स। ठीक है जी, बट इनके पास क्या है? कोई डेफिनेट मेम्ब्रेन नहीं है, बट हाँ फिर भी ये लाइफ के कैरेक्टर्स को शो करते हैं। अब आते हैं माइक्रोस्फेयर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोबायोन्ट्स देन माइक्रो ऑर्गेनिक यूकेरियोट्स, अभी हम सब देखेंगे। क्या कह रहा है ये? इनको भी देख लो। माइक्रोस्फेयर्स वर द नॉन लिविंग कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये क्या है? ये भी वही है, नॉन लिविंग कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए हैं। डबल लेयर्ड, जो कि कैसे डबल लेयरिंग होने लगी अब इसमें। क्या आपको कोई और थ्योरी याद आ रही है इससे, माइक्रोस्फेयर्स को पढ़ के? क्यों जी, कुछ और थ्योरी आपको याद आ रही है? जो ये वर्ड यूज किया है इन्होंने, डबल लेयर से, पढ़ा है ये? क्यों? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल पढ़ा है आप लोगों ने? बोलो बोलो। नो? सब मैम गजनी इफेक्ट हो गया, बायो का पेपर दे दिया, सब उड़ गया अब हमारे दिमाग से। थोड़ा सा अगर कभी कोरिलेट करो तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल से ये थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करती है। पता है ये क्या होता है, या ये भी नहीं पता है कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ही क्या है मैम? तुम लोग को सच में गजनी इफेक्ट हो गया क्या, भयंकर वाला? क्यों? बोलो बोलो एक बार, सबको गजनी इफेक्ट हो गया, वो भी एक साथ ग्रुप में।
झुंड में गजनी इफेक्ट हो रहा है तुम लोगों को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर्ड होता है, ऐसे ऐसे करके फॉस्फोलिपिड से मिलके बना होता है, यू यू पढ़े हो नहीं? बाहर वाला हाइड्रोफिलिक होता है, अंदर वाला हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में। इसी में हमारे क्या बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होते हैं बीच में। सबको गजनी इफेक्ट हो गया क्या? वाह भाई वाह। चलिए जी, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी गजनी इफेक्ट कॉमनली सबको। बट माइक्रोस्फेयर्स वाला जो मतलब जो फ्लूइड मोज़ेक का कॉन्सेप्ट था ना, वो यहीं से लिया गया था। क्वेश्चन इस पे भी बन जाता है, इसलिए मैंने आपका जो है इसके सामने नाम ले लिया कि माइक्रोस्फेयर्स वर द नॉन लिविंग कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि ये भी क्या है, हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स से ही मिलके बने हुए हैं। ये हमारा प्रोटीन है, ये हमारे लिपिड्स हैं, तो लिपिड्स प्रोटीन ये सब क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स ही तो है। बायोमोलिक्यूल्स तो पढ़ा है या वो भी नहीं पढ़ा है ना? एंड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोटीनॉइड्स, किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीनॉइड्स। देखो जी, पूरा पूरा यही कॉन्सेप्ट ये रिले कर रहे थे। बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स एट 180 डिग्री सेल्सियस, इन्होंने क्या किया है, मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड को 180 डिग्री पे हीट कर दिया है। ठीक है, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड इन रिड्यूसिंग ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर विद एनारोब्स। क्या कह रहे हैं ये कि जब हमारा ऑक्सीजन जो था धीरे धीरे क्या बोलते हैं ऑक्सीजन आने लगा, तो उस टाइम पे जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म बने थे वो कैसे थे? एनारोब्स थे। कॉमन सेंस है, बिकॉज ऑक्सीजन अभी तक अवेलेबल था नहीं, अब अवेलेबल हो रहा है। तो उससे पहले जितने भी रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे? एनारोबिक ही रहे होंगे। ये एरोबिक मतलब क्या? हम लोग जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जो ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकते। ठीक है, चलो फिर क्या कह रहे हैं दे, और एनारोब्स का मतलब क्या है? उसका उल्टा, जो कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? दे वर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। अब इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? इनको आपको पता है मोस्टली क्या कहते हैं? कीमोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, जो केमिकल्स के थ्रू अपना भोजन गेन करते हैं, दे आर कॉल्ड कीमोट्रॉप्स। तो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स कैसे थे? एनारोब्स तो थे ही थे, और साथ में वो कीमोट्रॉप्स भी थे, क्योंकि उनको जो न्यूट्रिशन था वो कहाँ से मिल रहा था? वो मिल रहा था केमिकल्स के थ्रू। ठीक है, कुछ जो थे फिर बाद में इसी से कीमोट्रॉफ से ही हमारे क्या ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो बने। हमारे जो ऑटोट्रॉफ्स ओरिजिनेट हुए वो यहीं से आए, जो एवोल्यूशन का प्रोसेस था स्लो वाला। ठीक है, द डॉक्ट्राइन ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन स्टेट्स दैट द प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जिसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं, हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेजुअल चेंजेस इन द अर्लियर सिंपल फॉर्म। वही चीज की जो बड़ी सी चीज कॉम्प्लेक्स चीज बनी है एक, वो एक छोटी सी सिंपलर चीज से बनी होगी। तो यही एवोल्यूशन का, जैसे कहते हैं ना, पूरा का पूरा आपका एक सार है, जैसे कह सकते हो आप कि वो क्या कहता है आपको कि एक छोटे से मॉलिक्यूल से, और अगर एक बात देखा जाए ना इनको, तो दे आर नॉट रॉन्ग एट देयर प्लेस। क्योंकि अगर हमारी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी में है क्या, सम ऑफ जो ये सब चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, फैट्स, यही सबसे तो मिलके बनी है हमारी बॉडी भी। तो ये छोटी छोटी सिंपलर फॉर्म्स से मिलके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना है। बट कितना टाइम? लाइफ ओवर एजेस, बहुत सालों बाद। अब आ जाइए जी, कौन आ जाते हैं हमारे चार्ल्स डार्विन डायरेक्ट स्टार्ट हो गया? 1 सेकेंड। हाँ जी, डार्विन जी आ गए हमारे। ओके जी, सीरियसली, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, कोई नहीं, आज के क्लास में हमको बस यही डार्विन वाला पार्ट और एक थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, ये 2 पार्ट हमें फटाफट से खत्म करने हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है जी, क्या है ये? चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग अ सी वॉयज ऑन हिज शिप HMS बीगल कंक्लूडेड दैट, हाँ नाम याद रखना, HMS बीगल उनके शिप का नाम था। ठीक है, सी वॉयज पे वो निकले थे समुद्र के थ्रू दुनिया का भ्रमण करने के लिए। तब उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था। That existing life forms share similarities among themselves and with life forms that existed million of years ago. अब ये इनका क्या कहना था कि जो अभी लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, किन से? जो बहुत वर्षों पहले हुई थी। ठीक है, अब आते हैं मेन चीजें, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन।
क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं ये देखो जी, इनको भी पढ़ लेते हैं। ये एक्चुअली क्या है, डायरेक्ट वाला है, ठीक है। यहाँ पे मजा कहाँ से आएगा, यहाँ वाले से, ठीक है, जब हम लोग एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पे आ जाएंगे। बट कोई नहीं, इनको भी एक बार देखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी सिर्फ स्टेटमेंट्स ही हैं, डेफिनेशंस ही हैं, एक बार देख लेते हैं। Evidences that evolution of life forms took place on Earth from paleontology, comparative anatomy, morphology, biological evidence, मतलब इन सब के बेसिस पे हमने देखा कि लाइफ जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ। अब पहले आ जाओ कि क्या है ये क्या नाम है इसका, पेलियोंटोलॉजी को क्या कहते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स, अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर्स में उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। इंडिकेटिंग द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड, कि किस टाइम पे ये रहे होंगे, जो आप लोगों ने डायग्राम फेमस देखा होगा ये, ठीक है। तो यही है हमारी पेलियोंटोलॉजी, कि उन्होंने क्या बताया है आपको कि वो पर्टिकुलर फॉसिल जो किस पीरियड में था, उन दोनों चीजों को बताना कि उसका क्या कैरेक्टर था और किस पर्टिकुलर पीरियड में था वो। अब आ गया क्या, एक वर्ड जियोलॉजिकल पीरियड, आपने वर्ड पढ़ा, तो ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि इट जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन, कि फॉसिल के बेस पे हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्या हिस्ट्री निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, मतलब जो इसका स्केल है, उसी को हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू एरास, पीरियड एंड एपॉक्स, और बहुत बार एग्जाम में क्या इनका सीक्वेंस भी आता है, ठीक है, एरास, पीरियड एंड एपॉक्स। चलिए जी, अब आ जाइए जी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पे, जिसको सबसे पहले किसने, अर्नस्ट हैकेल ने दिया। ही ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। मैम एक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का वन शॉट ले लीजिए। कृष्णा, मैं समझी नहीं आपकी बात बच्चे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का, क्यों कृष्णा? बेटा जी सबसे पहली क्लास ही वही थी मेरी, क्योंकि मैं तुम लोग को जानती नहीं थी, तुम्हारी चॉइस भी मुझे नहीं पता थी, तो सबसे पहले क्लास ही मैंने वही लिया है। हाँ, दीपाली थे उस क्लास से, स्टार्टिंग से मेरे को पता है। कृष्णा आप एक काम करना, वो वाले आपके पास जो ये जो ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें मैम हाँ उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मेरे अकॉर्डिंग उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, ठीक है। तो आप उसकी रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, कोई भी जरा सा भी डाउट होगा आपको डेफिनेटली आके पूछना, आई विल रिजॉल्व दैट, ठीक। कहाँ कहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, जो आपका ग्रुप है ना, कौन से ग्रुप की हो, पीसीबी 1 पीसीबी 2 सीयूटी में, उसकी प्रोफाइल फोटो पे आओ। प्रोफाइल फोटो पे आने के बाद ऊपर आपके पास लिंक आया होगा, डीपीपीस एंड क्या क्या जो भी होते हैं, क्लास नोट्स, प्लस 2-3 चीजें होती हैं, उसका एक प्रॉपर लिंक बना हुआ है सारे टीचर्स का। आप वहां पे देखोगे ना तो आपको सब मिल जाएगा, एक बार आके देखो आप। अगर नहीं होता है आपका तो आप आफ्टर द क्लास मुझसे बात कर लेना। पीसीबी 1 में, बिकॉज मैंने एक बार चेक नहीं किया ना, दैट्स व्हाई आई एम चेकिंग। हाँ पीसीबी 1 में भी पड़े हुए हैं, वो जो एक ब्लू कलर का लिंक आया होगा ना, जस्ट जो आपका ग्रुप आइकन है उसके नीचे, रिकॉर्डिंग्स प्लस क्लास नोट प्लस डीपीपी, उसको जैसे आप टिक करोगे आपको मिल जाएगा। सबसे पहला लेक्चर वाज ऑन दैट ओनली बच्चे। चलो जी, हम अपनी क्लास को करते हैं आगे। क्या कहानी है इनकी, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में हम कर रहे थे। सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी कि अर्नस्ट हैकेल ने इसको दिया था। इन्होंने क्या पढ़ा, जैसा नाम वैसा काम, इन्होंने हर एक उसके क्या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पढ़े, ठीक है। ही ऑब्जर्व स्ट्रक्चर्स कॉमन इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, की एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में अगर आप देखोगे, आपने भी वो डायग्राम देखा होगा, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में जितने भी मोस्टली एम्ब्रियोस दिखते हैं ना, वो एक जैसे ही दिखते हैं। इनफैक्ट वो कैसे सारे के सारे फिश के एम्ब्रियो से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज उन्होंने बताई कि इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स में उन्होंने देखा लाइक प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन ऑल वर्टिब्रेट्स, एम्ब्रियो इंक्लूडिंग ह्यूमन। सी जो मैंने आपसे कही कि सारे के सारे जितने भी स्टार्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनका एम्ब्रियो लुक्स लाइक एग्जैक्टली जैसे कि फिश का होता है, ठीक है। आपने भी देखा होगा कैसा कुछ इस हिसाब से ही होता है ना, कॉमा, उल्टा कॉमा, ठीक है, ऐसे करके सबका एम्ब्रियो जो था वो दिखता है। बट दीज वर फंक्शनल ओनली इन फिश। इन्होंने किस बेसिस पे किया, इन्होंने मतलब ये चीज बोली कि गिल स्लिट्स जो हैं सारे के सारे वर्टिब्रेट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, बट फंक्शनल किसमें है, सिर्फ फिश वाले में।
और एब्सेंट कितने किसमें हैं? सारे के सारे एडल्ट वर्टिब्रेट्स में। However, this proposal was disapproved by किसको? कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने इसको डिसअप्रूव कर लिया था स्ट्रांगली कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाइए जी बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज पे। क्या कह रही है ये? These are seen in proteins and genes performing a given functions among diverse organism। कि हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास क्या है? प्रोटीन्स हैं और जीन्स हैं, और वही क्या कर रही है हमारी? क्या कर रही है? सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को डाइवर्स कर रही है, सिंपलर से कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, आपको पता है कि इनका एक बहुत बड़ा योगदान था किसी के फेलियर में, किसी थ्योरी के फेलियर में लेमार्किज्म का और डार्विनिज्म का बहुत बड़ा योगदान था। नहीं, मेंडल जी की। मेंडल जी की जो थ्योरी थी ना, उसका जो मतलब फेलियर होने के जो रीजन थे, जो आपके मतलब बुक्स में भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, कि हाँ मतलब मैथमेटिक्स को इंक्लूड कर दिया था इसमें, साइंस में, एंड बहुत सारे रीजन दिए थे। बट एक जो क्या बोलते हैं हायर उसमें जो दिया जाता है ना, क्या बोलते हैं स्टडीज में, तो उस जो ये एरा था ना, अगर आप देखोगे तो लेमार्क ने काम 1809 से शुरू किया था अपना। इस टाइम से लेके ये देखो जो ये ऑगस्टिन ने दिया था 1892, तो ये पूरा जो टाइम था ना, ये पूरा टाइम क्या था ना, एवोल्यूशन पे ही फोकस था। तो किसी ने जीन वीन पे इंटरेस्ट ही नहीं लिया था। तो ये भी एक मेंडल के फेल होने का बहुत बड़ा रीजन था। अगर क्योंकि अगर आपको याद हो तो मेंडल का काम कब का था? 1853। ओके कृष्णा, दैट्स ग्रेट। आप एक बार देखिएगा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहला लेक्चर था। हाँ, यू आर ऑलवेज वेलकम जी। चलो आ जाओ जी। हम कहाँ पे थे? हम यहीं पे कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी वाले पे आ गए। शो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ टुडे एंड दोज ऑफ अर्लियर टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जैसे ही ये हमारा खत्म होगा, देखो हम लोग आज की क्लास लेंगे यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हम ये जो म्यूटेशन वाला पार्ट है और हार्डी वेनबर्ग, और एक और रहता है आपका ये वाला, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, ये हम करेंगे कल की क्लास में। मतलब कल मतलब मंडे को जब आपकी क्लास होगी तब। ठीक है, प्लीज सारे के सारे बी ऑन टाइम, जितने इतने हो उतने ही रहना एटलीस्ट। चलो, होमोलोगस ऑर्गन क्या कह रहे हैं? क्या होमो मतलब क्या? एक जैसा। तो होमोलोगस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन विच शो सेम स्ट्रक्चर। होमोलोगस मतलब सेम। होमो मतलब तो सिमिलर होता है ना, होमो और हेटेरो, इससे याद कर लो। तो ऑर्गन्स कैसे हैं हमारे? स्ट्रक्चर वाइज तो सेम है, बट फंक्शन उनका अलग है। ठीक है, क्या कहानी है होमोलोगस ऑर्गन की? कि ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर इज सेम, बट फंक्शन सबके अलग अलग है। क्या क्या है इनका एग्जाम्पल? फोर लिम्स ऑफ व्हेल्स। अब आपसे एग्जाम में, क्योंकि आप क्या है 12th पास हो चुके हो सारे के सारे, तो आपसे एग्जाम में कोई इसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा, आपको ये तीन एग्जाम्पल्स दे दिए कि फोर लिम्स ऑफ व्हेल्स, बैट्स एंड चीता, ये किस टाइप का एवोल्यूशन शो करते हैं, या फिर ये कौन से टाइप के ऑर्गन्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि दे आर होमोलोगस ऑर्गन, क्योंकि फोर लिम्स जो हमारी व्हेल के हैं उनका काम अलग है। ठीक है, मतलब उनको तैरने में हेल्प करना, सॉरी। फिर बैट्स के अलग है, उनको उड़ने में, और चीता के भागने में। तो सबके जो फोर लिम्स हैं उनके फंक्शन क्या है? अलग अलग है। ठीक है, अब तीस तो या इसको हम किसमें कर पढ़ते हैं? दीज ऑर्गन सजेस्ट द अकरेंस ऑफ। यार ऐसे मत बोलो कि वॉइस ब्रेक हो रही है, सबके एंड से वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं बच्चा, कृष्णा एक बार रिफ्रेश कर लो, भागना मत बस। 20 मिनट की क्लास और बची है, बस 10 मिनट हम लोग इसको पढ़ेंगे उसके बाद, है ना? चलो, क्या है एनालॉगस ऑफ, तो होमोलोगस ऑर्गन्स का मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या है हमारे ऑर्गन्स? वो ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। और क्वेश्चन मैम इससे नहीं आएगा, आपको किसी का भी एक का एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे यहाँ पे फोर लिम्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसी का भी एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, और आपको बताना होगा कि वो किस टाइप का एवोल्यूशन है। और हमेशा याद रखना कि आपको क्या चाहिए, प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है? कि आपका जो मूवी हो एचडी में हो, और आपको गर्मी जो आ रही है उसमें चाहिए एसी। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉगस ऑर्गन्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सही है? बोलो बोलो, है ना? सही है मैम। एचडी एंड एसी से आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी इनमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आई नो आप लोग अभी बहुत ही छोटे हो। चलो जी, अब होमोलोगस समझ में अगर आ गया तो एनालॉगस तो बिल्कुल ही
समझ में आ जाएगा, क्योंकि होमोलोगस में क्या था कि ऑर्गन का स्ट्रक्चर सेम था, तो ऑब्वियस है एनालॉगस में क्या होगा कि उसका स्ट्रक्चर अलग होगा बट फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। अब कहाँ पे कहानी आ जाती है, देखो जी, एनालॉगस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स विच शो सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि आपका विच डू नॉट शो आएगा बच्चा जी, क्योंकि इनके जो फंक्शन स्ट्रक्चर होता है वो सेम नहीं होता है। द ऑर्गन्स विच शो सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अच्छा ठीक है, हाँ दे रखा है, दे रखा है, सॉरी। ठीक है, जो इनका रिजेम्बलेंस है वो किसके लिए है, जो ये वर्ड यूज किया ना, दैट इज अ कंप्लीट वन लाइन फॉर फंक्शन। फंक्शन के लिए दी हुई है ये लाइन कि सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस होती है उनके फंक्शन को परफॉर्म करने में। ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं बट दे हैव इंटरनल स्ट्रक्चर, डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, कि उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल ही अलग होता है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसका जो फंक्शन है दैट इज सिमिलर। ठीक है, तो आपको ये एचडी वाला अगर एक याद है तो ये वाला तो आप बहुत ही आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, अब क्या कहानी आ गई हमारी, और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, पेंगुइन आपने देखी हुई है, एंड डॉल्फिन्स। ठीक है, स्ट्रक्चर उनका कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है उनका, बोलो जी। इंटरनल स्ट्रक्चर उनका अलग है बट फंक्शन उनका सेम है। गुड इवनिंग अंश जी, बहुत देर से आए आप। फिर आगे वेस्टिजियल ऑर्गन, जिनका कोई काम धाम नहीं है हमारे पास। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर द नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स विच वर फंक्शनल इन एंसेस्टर ऑफ प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि निक्टियाटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या क्या हो गया, काफी कुछ हो गया, सारी थ्योरीज हो गई एक्चुअली। निक्टियाटिंग मेम्ब्रेन जो कि हमारी थर्ड आईलेट के लिए मानी जाती है। फिर आता है कॉकेक्स, और ये सब क्या है हमारे ह्यूमंस के इसके एग्जाम्पल है। अब आ जाइए जी आगे बायोग्राफिकल एविडेंसेस पे। ये क्या कह रहे हैं आपका, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस इट सजेस्ट दैट द स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ रीजन। देखो ये बहुत ही मस्त वाली कहानी थी एक्चुअली। इस कहानी का जो मेन वो था ना, इनका क्या था कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, वो चाहे एनवायरमेंट चेंज की वजह से, चाहे कॉम्पिटिटर की वजह से, या फूड रिसोर्स की वजह से, लैक ऑफ फूड। देखो तीन चीजें थी हमारे पास उस टाइम पे, अभी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ क्या है हमारे पास, कि चाहे लैक ऑफ फूड हो गया हो, ठीक है, लैक ऑफ फूड, ठीक है, एक ओवर पॉपुलेशन कह लो, या फिर आप कह लो एक तरीके से ओवर पॉपुलेशन करेक्ट वर्ड नहीं होगा, प्रीडेटर्स कह लो। ठीक है, कि उनके पास दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए थे। ठीक है, और तीसरा हमने क्या बात की, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, अब इनकी वजह से क्या हुआ ना बच्चा जी, कि इनकी वजह से चीजों को एक जगह पे रहने में प्रॉब्लम्स आने लगी। ठीक है, कि क्या हुआ कि सपोज कर लो ये एक हमारा पर्टिकुलर एरिया है ए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम ओवर पॉपुलेशन को लेके चल लेते हैं कि मेंढकों की पॉपुलेशन क्या हो गई यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक में, 100 मेंढक हो गए। ठीक है, अब सोचो 100 मेंढक हैं तो पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई। फिर क्या होएगा कि फूड की कमी होने लगी, क्योंकि हमारे पास सब क्या बोलते हैं, पॉन्ड तो इतना सही है ना, जरा सी नदी है, तो उस वजह से क्या होने लगेगा कि इनमें से कुछ मेंढक सोचेंगे कि यार यहाँ पे पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, हमको क्या करना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है, यहाँ से निकलो, तो यहाँ से निकले, सपोज कर लो कि क्या 30 जो हमारे मेंढक थे वो एक दूसरे आइलैंड कह रही हूँ, दूसरे पड़ोस की लेक में आ गए। ठीक है, अब होने क्या लगेगा ना बच्चे, कि आप देखो पहले क्या, यहाँ पे भी ये क्या थे, मेंढक ही थे हमारे। ठीक है, और ये भी हमारे मेंढक थे, बट हुआ क्या कि इन मेंढक में और इन मेंढक की मॉर्फोलॉजी में थोड़े बहुत चेंजेस आने लगेंगे। क्यों, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट हो गई। अब ये ऐसा तो नहीं रहा होगा कि ये जो क्या है तालाब जो है वो बिल्कुल अड़ोस पड़ोस में रहे होंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहे होंगे, करेक्ट। तो ये क्या हो गया ना, इन चेंजेस की वजह से क्या हो जाती है कि इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी चेंजेस आने लगेंगे। तो यही सब हम पढ़ेंगे इनके अंदर। क्या है हमारा, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस इट सजेस्ट दैट द स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ रीजन डेवलप यूनिक फीचर, कि एक पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले जितने भी प्राणी थे उनके जो फीचर थे वो ऐसे रह गए, और जो यहाँ से निकल गए उनके जो फीचर्स थे वो चेंज हो गए। फिर क्या कह रहे हैं, ऑल्सो स्पीसीज प्रेजेंट इन वाइडली सेपरेटेड रीजन सो सिमिलैरिटीज ऑफ एंसेस्ट्री। अब देखो दो कहानियां हुई, पहली कहानी तो मैंने आपको डिफरेंशिएट वाली बता दी कि यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहे
उनकी क्या बोलते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में थे चेंजेस, बट दोनों कहानियां साथ साथ चल रही थी बच्चा जी। क्या हुआ कि ये पॉपुलेशन क्या हुई होगी, सपोज कर लो कि ये एक पूरा एक ही रहा होगा, ये मैं तालाब नहीं एक नदी मान रही हूँ, ठीक है, ये पूरी नदी एक ही रही होगी, बट बीच में क्या हो गया, एक पहाड़ आ गया। होता है ना, नदियों से ही तो पहाड़ भी बन जाते हैं ऐसे करके, है ना। बीच में क्या हो गया, एक पहाड़ आ गया। अब क्या हो गया कि ये रीजन हो गया अलग, यहाँ वाला रीजन हो गया अलग, ठीक है। पहाड़ आपको पता है कोई छोटे मोटे एरिया में तो होगा नहीं, बट फिर भी जो यहाँ के ऑर्गेनिज्म थे और यहाँ के ऑर्गेनिज्म थे, वो कुछ जो है सिमिलैरिटीज भी शो कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आप पढ़ते हो किसमें, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के अंदर में, कि ये आपको दोनों ही चीजें बताता है कि एक पर्टिकुलर वेराइटी एक जगह पे जो रह रही है उसमें चेंजेस भी आ जाते हैं, और दूसरी टाइप की जो वेराइटी है वो इसमें क्या कि हो सकता है वो सिमिलर रहे, भले ही कोई बीच में एक पहाड़ आ गया हो या कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो सेपरेट हो गए होंगे। सपोज कर लो सुनामी ही आ गई तो वो तैर के दूसरी जगह पहुंच गए आधे ऑर्गेनिज्म आपके समुद्र के, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में भी रह के भी क्या वो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको हम किसमें, बायोजियोग्राफिकल में पढ़ते हैं दोनों के दोनों को, ठीक है, कि वो अपने एंसेस्टर्स को सिमिलैरिटीज भी शो करते हैं। Habitat isolation has probably restricted these organisms to particular geographical on Earth. This can be explained in अब आ जाओ जी adaptive radiation। क्या कह रहा है adaptive radiation, देखिए जी, ये अगर आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया ना दोनों A एंड B, तो आपको ये समझने में ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा। It is the process of evolution of different species in a given geographical area, starting from one point and radiating to the other habitat। क्या मतलब हुआ इस बात का, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जैक्ट मतलब वही हुआ जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाया। इट इज द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कि अलग अलग टाइप की स्पीसीज जो हैं, ठीक है, ये हमने स्पीसीज बना लिए हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज हैं वो क्या है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में आके रहने लगती हैं, ठीक है, एंड रेडिएटिंग टू द अदर हैबिटेट्स, और वो क्या है आपके दूसरे हैबिटेट्स से क्या लिंक रखती हैं, कैसे होता है, इसको आप पढ़ते हो एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर। जैसे कि डार्विन फिंचेस पढ़ा है ना ये आपने, उनकी बीक्स वाला, ठीक है, कि उनकी बीक कैसी थी, शार्पर थी, पॉइंटेड थी, बट वो कैसी होने लगी, फ्लैट, और ये ठीक है चौड़ी होने लगी, किसी काम की नहीं रहने लगी, ठीक है। और फिर दूसरा आ जाता है हमारे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के अंदर का एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है जी, कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज पे। देखिए जी, अडेप्टिव और कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये क्या कहता है, व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अपीयर्ड टू हैव occurred in an isolated geographical area representing different habitats, and two or more group of unrelated animals comes to resemble each other or for similar mode of life or habitat। वही चीज जो मैंने आपको इस वाले में बताई कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वाले में, जो ये वाला पार्ट था कि यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, जियोग्राफिकल एरिया से सेपरेट कर दिया, फिर भी स्पीसीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या सिमिलैरिटीज आ रही हैं, दैट विल बी स्टडीड अंडर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है जी, जिसको हम क्या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। फिर आ गया क्या आपका एडेप्टिव कन्वर्जेंस इन मैमेलियन। क्या कह रहा है ये, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स इन नॉर्थ अमेरिका प्रोवाइड अनदर एग्जांपल फॉर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या कह रहा है ये, डिस्पाइट द टेम्पोरल एंड ज्योग्राफिकल सेपरेशन, वही चीज कि इसने पहाड़ ने इनको कर तो दिया सेपरेट, ठीक है, कि एक पहाड़ ने दो नदियों को दो जगह यहाँ से यहाँ वाले स्पीसीज को सेपरेट कर दिया, बट फिर भी उनके अंदर क्या है, हमारे कुछ कुछ सिमिलैरिटीज प्रेजेंट हैं अभी भी, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं इसके अंदर, अब आप देख सकते हो, दे आर नॉट रिलेटेड बट रिजेंबल ईच अदर बिकॉज दे विल सिमिलर नेचर, मतलब कि कभी एक टाइम रहा होगा जब वो सेम थे, बट अब क्या हो गया है, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो सेपरेट हो गए हैं, बट फिर भी क्या है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज को दिखाते हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ जी सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे जो हमें पढ़ना था, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम इसको भी कर लेते हैं कल, बिकॉज वरना हम आज के लिए क्वेश्चन आंसर्स एक भी नहीं कर पाएंगे, है ना, व्हाट डू यू से, क्वेश्चन आंसर्स कर लें एक बार थोड़े से पहले, बिकॉज Yes, ma'am. 10 ही मिनट रह गए हैं ना, वो तो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहानी तो तुम लोगों ने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। चलो जी फर्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, 5 मिनट क्लास अगर हमारी ऊपर जाएगी तो विल टेक दैट क्लास ऊपर, और क्या कर सकते हैं, है ना जी।
चलिए जी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन, ये और ऑप्शन है। एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस हमने करने हैं। ये हमारा आज का option टारगेट था A. जो मैं, हाँ जी बच्चा, बिल्कुल ऑप्शन है। चलें जी, जस्ट 1 सेकेंड, मेरा ये पेन टैप, हाँ जी। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं भी पढ़ लूं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। बिल्कुल सही, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, पेडिग्री वाला नहीं है भाई ये, ना ही इसको डेमोग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। अब आगे सेकंड पे डी, कौन बोला इतनी जल्दी भाई? मैम सेकंड का डी है। हाँ जी, मुझे सबसे पहले वाले बंदे का नाम देखना है, विनोद कुमार जी। ओके जी, हाँ जी। अच्छा, इसका रेशियो भी बता दो, अभी जस्ट मैंने बताया था। 2:1:2. 2:1:2, बिल्कुल सही जी। चलिए जी, नेक्स्ट वाला। विच थ्योरी आर्ग्यूमेंट्स दैट लाइफ ऑन अर्थ केम ऑफ आउटर स्पेस थ्रू स्पोर्स। कि हमने स्पोर्स को लिया, छिड़क दिया, और हर एक से क्या हो गई, हमारी लाइफ निकल आई। कौन सी थ्योरी थी जी? बोलो बोलो। हाँ जी, बिल्कुल सही, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट से। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉट। बताओ जी, क्या कह रहा था ये? मैम B. इसमें स्पॉन्टेनियस जनरेशन। B. जनरेशन, बिल्कुल सही जी, कि सड़ी गली चीजों से लाइफ की उत्पत्ति हो रही है, कीचड़ से लाइफ की उत्पत्ति हो रही है। बट क्या ऐसा था? नहीं जी। किसने इसको डिस्प्रूव किया? मैम उसने किया था लुइस पैस्चर। लुइस पॉस्चर। कौन सा एक्सपेरिमेंट था उनका? मैम उनका किल्ड ईस्ट वाला एक्सपेरिमेंट था ना, जिसमें कि लाइफ केम्स फ्रॉम उस प्री एक्सपेरिमेंट, एग्जिस्टिंग। नहीं थ्योरी आप बिल्कुल सही बता रहे हो, उसको ना एक नाम दिया हुआ है। मैम मैं नाम रिमेम्बर नहीं कर पा रहा। Biogenesis. हाँ जी सुनीता जी, बिल्कुल सही बोली, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अंश जी, नाम याद करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा जी। ओके मैम। देखो जी, अगला क्वेश्चन भी वही है कि डिस्कार्ड किसने की थी? अभी जस्ट हमने बताया, लुइस पॉस्चर ने की। Louis Pasteur. अब ये रहा हमारा, हु शोड दैट द लाइफ डिड नॉट इवॉल्व फ्रॉम द किल्ड ईस्ट। लुइस अंश पैस्चर। देखो, अभी जस्ट आपने बताया, फिर से वही लुइस पॉस्चर। और इसको आपने, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, एक बार देखना, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट कहते हैं इनके एक्सपेरिमेंट को भी, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है। चलो जी, हु प्रपोज दैट द लाइफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नॉन ओब्रेन ऑर्गेनिक। हाल्डेन। ओब्रेन आगे हाल्डेन। B. ओपेरेंट हाल्डेन, बिल्कुल सही जी। चलिए, एक्सपेरिमेंटल एविडेशन ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी, बोले किसने दिया था ये? मैम ये भी हाल्डेन ओब्रोन ने ही दिया था। अगर हार्डन एंड ओपरेन ने दिया होता तो हम दोनों का ऑप्शन सेम में नहीं रखते, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द तो नहीं होगा मैम। हाँ जी, ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब है ओपरेन भी नहीं है, हाल्डेन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मिलर। दोनों के काम साथ के थे। हाँ जी, ये मिलर वाला एक्सपेरिमेंट था बच्चा जी, मिलर नहीं तो उनके। केमिकल एवोल्यूशन तो मैम हाल्डेन ओब्रोन ने ही दिया था। हाँ नहीं, ओपरेन एंड हाल्डेन ने बिल्कुल दिया था, बट इसको बाद में जाके प्रूफ किसने किया था, अभी तो पढ़ के आए हो। ये देखो, ये रहा। ठीक है, ओपरेन एंड हाल्डेन ने बिल्कुल सही बात कही थी। इन्होंने जो कहा था कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो है, सॉरी, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो आए जरूर है, लाइफ जो है वो कहाँ से आई है, हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है, केमिकल एवोल्यूशन के थ्रू आई है। इन्होंने इतनी बात ही तो कही थी। ठीक है, कि वॉल्केनिक एरप्शन वगैरह हो था उस टाइम पे, अर्थ का टेम्परेचर वाज वे टू वेरी हाई, बट फिर वो बाद में रिड्यूस होने लगा और धीरे धीरे लाइफ इवॉल्व होने लगी। बट इसको जो साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया था ना इस लैब में, दैट वाज बाय मिलर एंड उरे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बट हम मिलर को ही लेते हैं बिकॉज मिलर जो थे वो गाइड थे और ये इनके स्टूडेंट थे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर मिलर हो जाता है। ठीक है जी, आ जाए जी नेक्स्ट, फटाफट आओ, Option A. बताएं जी। मिलर सिंथेसिस, ऑप्शन है मैम। इतनी तेज से बोली मेरे कान में बिल्कुल। चलो, क्या है? हाँ जी, सिंपल अमाइनो एसिड फ्रॉम वन मिक्सचर, मीथेन इथेन। हाँ जी, और इसी का रेशियो जस्ट अभी आपने बताया था 2:1:2। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो, व्हाट डिड मिलर ऑब्टेन फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, बताएं जी। ऑल ऑफ दिस। All of this. बिल्कुल All. सही जी, all of these।
ठीक है, अमाइनो एसिड भी थे, नाइट्रोजन बेसिस भी थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी थे। ऑन द अर्थ, अर्ली अर्थ, ऑर्गेनिक एसिड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड विथ, बोलो बोलो। अमोनिया एंड मीथेन। ये बिल्कुल सही, अमोनिया एंड मीथेन। द फर्स्ट, अगर तुम लोग आंसर दे पा रहे हो, जब मैं क्वेश्चन बीच में क्लास उसमें पूछ रही थी थ्योरी पढ़ाते टाइम, तब का नहीं आंसर दे रहे थे। मैं तो नहीं था ना वहाँ पे। अच्छा जी अंश जी, अगली बार से मैं आपको बुला लिया करूंगी कि अंश आ जाओ, आंसर कौन देगा आज। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। The first non-cellular forms of life that originated 3 billion years back was प्रोटीन, आरएनए, पॉलीसेकेराइड या सभी के सभी। ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो। फर्स्ट सिंगल सेल लाइफ स्ट्रक्चर इनिशियली अपीयर्ड इन, बहुत ही सिंपल, अभी ओशियन। थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने। हाँ जी, हमने क्या पढ़ा था कि एक्वाटिक होते हैं, तो इनमें से एक्वाटिक कौन है? ओशियन ही एक्वाटिक है। Ocean. हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। बताओ द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में बी, बताएं जी। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन एक जिसे कहते हैं। मैम ये ऑप्शन है इसका। मैम देखो ऑर्गेनिक मटेरियल से तो आएगी नहीं, बिल्कुल इनऑर्गेनिक सही, से। यही पॉइंट मैं आपसे कहने जा रही थी अभी जस्ट, कि कहानी आपको जो करनी है ना, कि आपको इस कहानी का ना स्टार्टिंग पता होना चाहिए कि मैम ऑर्गेनिक से तो कभी नहीं आएगी, जैसे अंश ने बोला श्योरिटी से, तो बी और डी तो मैम वैसे ही कैंसिल हो गए। ठीक है, और इनऑर्गेनिक से स्टार्ट हो सकती है। हाँ, अभी हमने पढ़े, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला था अभी ऐसा। ठीक है, कि इनऑर्गेनिक से स्टार्ट होगी, उसके बाद इनऑर्गेनिक आपको पता है धीरे धीरे मिलकर ऑर्गेनिक ही बनाएंगे, ये भी कॉमन सेंस चल जा रहा। बट पॉइंट कहाँ पे आता है? पहला कौन सा, कोलॉइडल है या ईओ पॉइंट है? और इन्होंने क्या दिया हुआ है कि सबसे जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ए, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक, फिर हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल्स, फिर कोलॉइड बनेगा एक। ठीक है, कोलॉइड जानते हो ना आप लोग, सब केमिस्ट्री पढ़े लिखे हो, कोलॉइड बनता है, फिर ईओ पॉइंट, और लास्ट में आके बनता है सेल। और यही आपके आंसर का हिंट भी था। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सेल, एक तो आपको पता है कि ग्रुप है तो सबसे लास्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि हमने क्या कहा पढ़ा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम थे पहले, उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन होके हम मल्टी सेलुलर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने। तो दूसरा हिंट आपका ऑप्शन का ये था। ठीक है, चलो जी आ जाओ 15वें क्वेश्चन पे। अच्छा, इसके ऑप्शंस पीछे होंगे। कैसे करें, एक बार पहले इसको देख लो, यहीं पे पढ़ लेते हैं, वरना ये क्या है बताओ जी। Electrode. मैम ये डिस्चार्ज है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स। कह लो, ठीक है, एक ही बात है। शॉर्ट में लिखो यार, ईडी लिखते हैं इस पे। ठीक है, बी क्या है मिक्सचर ऑफ गैसेस में? मैम मीथेन, वाटर Methane, वेपर ammonia, water. और ये आपको पता है। फिर ये क्या है सी? Condenser. सुनीता जी सेम, तो चलो कंडेंसर है, लिख लिया कंडेंसर। और डी क्या है हमारा? मैम ये ऑप्शन में देख लेंगे। मुझे पता ही था कोई तो ऐसे बोले गए। चलो पहला हम लोग लेके चल रहे हैं ईडी से, और फिर तीसरा कंडेंसर, और दूसरा गैसेस है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखो, फटाफट बताओ मुझे। और जो चाहता है कि मैं फिर से वापस डायग्राम पे जाऊं तो वो भी बता देना। कौन सा ऑप्शन सही लगा, बोलो जी। क्या हो गया? A. A option. बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। बिकॉज दो पॉइंट आपके स्ट्रॉन्ग थे कि इलेक्ट्रोड करेक्ट है और सी इज कंडक्शन, कंडेंसर जो है बिल्कुल सही है। और इनकी तो क्या है, गैसेस के कंपोनेंट ही इनकम्प्लीट दिए हैं, तो ए सी तो कतई भी गलत आंसर है। एंड डी में क्या, सी वाले को क्या कह रहे हैं, ये बॉइलिंग वाटर कह रहे हैं, कहीं से लग रहा है बॉइलिंग वाटर जैसा वो, तो ये भी हमारा गलत हो गया। इस वाले में आप थोड़ा सा फंस सकते थे कि अगर आपको नहीं पता था कि वैक्यूम पंप और कंडेंसर क्या है उस चीज पे। ठीक है, बट नाउ यू आर 100% श्योर। आपको किसने, सुनीता जी ने बताया है कि सी भाई जो ये वाला पार्ट है, दिस इज योर कंडेंसर। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है आगे से। आ जाइए जी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन।
अभी उससे पहले आंसर भी दे दिया, HMS बीगल। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन की ऑब्जर्वेशन क्या थी, जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या है 17th का करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स जो हैं सिमिलैरिटीज जो शो करती हैं अपने पुराने वाले स्पीसीज से, लाइफ फॉर्म्स जो हैं ग्रेजुअली इवॉल्व हुई हैं स्लोली एंड स्पीडीली। ठीक है, एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन व्हिच एनेबल टू सर्वाइव देम इन नेचुरल कंडीशन। बिल्कुल सही, तीनों बातें उन्होंने कही थी। अकॉर्डिंग टू डार्विन, दोज हु आर बेटर फिट इन एनवायरनमेंट, क्या है इनकी कहानी? लीव मोर प्रोजेनी देन अदर्स, लीव लेस प्रोजेनी देन अदर्स, आर इरेडिकेटेड रैपिडली ड्यू टू कंपटीशन, एंड नन ऑफ द अबव। ए ऑप्शन है। क्योंकि जो ज्यादा फिट है A वही अपनी option. प्रोजेनी को भी स्टेबल कर सकता है। आ जाओ जी, इन तीनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर ऊपर बढ़ते हैं। साइंटिस्ट हु आल्सो came to similar conclusion around the same time of Charles Darwin। एल्फ्रेड वॉलेस। और कोई बच्चा? बिल्कुल सही बोले जी, एल्फ्रेड वॉलेस। नेक्स्ट, मेले आर्चिपेलॉजी इज, क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 21। मैम बी ऑप्शन है इसका, अ रिसर्च पेपर ऑन एवोल्यूशन रिटन बाय वॉलेस। नहीं, पहला। ठीक है, कि मेले आर्चिपेलॉजी जो है दैट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विजिटेड बाय वेलेस। ठीक है, मैम बट वॉलेस ने तो मैम कहीं पे इतना घूमा नहीं था ना, वो तो ज्यादा तो डार्विन ही घूमा था। हाँ जी, ज्यादातर डार्विन ने घूमा था, बट एक ये हम पर्टिकुलर ही बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर आइलैंड्स हैं जहां पे वेलेस ने घूम के अपनी जो है स्टडी को दिया हुआ था। ठीक है जी, बॉटैनिस्ट थे ना मैम ये आई थिंक। बॉटनिस्ट थे, ये मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली। मैम ये बुक में लिखा है, मैं भूल गया। बॉटैनिस्ट थे शायद ये, ठीक है जी, बॉटैनिस्ट या जूलॉजिस्ट ऐसी कुछ थे। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्या है? द कंक्लूजन ड्रॉन बाय डार्विन एंड वॉलेस, क्या थी इनकी सिमिलैरिटीज, बताएं जी। मैम ऑल ऑफ द All existing life forms share similarities and common ancestors. The ancestors of existing life forms were present on different periods। बिल्कुल सही, जो अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, तो इनको हम दोबारा से नहीं देखेंगे, ये बिल्कुल सारे के सारे सही हैं। एक बस ये रह जाता है, इसको भी देख ही लो। The theory of natural selection as the mechanism of evolution was given by, डार्विन। क्वेश्चन नंबर Darwin. 19। बिल्कुल सही, 9 बच्चों वाला क्वेश्चन। चलिए जी, इन क्वेश्चंस को भी एक बार फटाफट देखते हैं, क्योंकि ये आज के ही उसमें हमने किए हैं, वरना आपको फिर से गजनी सिंड्रोम हो जाएगा। Evidences that evolution of life forms has indeed taken on place on Earth has come from, All of the बी ऑप्शन, फॉसिल स्टडीज। नहीं जी बच्चा, इट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि बायोकेमिकल स्टडीज को भी बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं, फॉसिल स्टडीज को भी करते हैं, एंड मॉर्फोलॉजिकल एंड कंपैरेटिव एनाटॉमिकल स्टडीज को भी करते हैं। ठीक है, चलो फॉसिल्स क्या है, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 24, हार्ड फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म प्रेजेंट ऑन रॉक, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्या है? अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट, क्वेश्चन नंबर 25, स्टडी ऑफ फॉसिबल फिजियोलॉजिकल, अभी तो पढ़ाया था जस्ट। B. बिल्कुल सही जी, जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड, और क्या? क्वेश्चन नंबर 25 इज बी। अभी अपने जियोलॉजिकल पीरियड की बात की तो थी बच्चा जी, कहाँ भूल गए इतनी जल्दी? फॉसिल्स आर यूजफुल इन C. स्टडिंग हिस्ट्री, बिल्कुल सही, जो एग्जिस्ट ऑर्गेनिज्म है उनकी भी और उनकी हिस्ट्री को भी पढ़ने के काम आते हैं, करेक्ट। चलिए जी, ये 3 क्वेश्चंस भी और देखें, क्योंकि ये अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, एंड आई थिंक इसके बाद हम एंड सेशन को एंड कर सकते हैं, है ना। Embryological support for evolution given by Ernst Haeckel includes the, question 27, presence of raw vestigial gill slits in embryo of all vertebrates। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट क्या है? द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, हमने कैसे Homologous. AC एंड HD से याद किया था हमने। सिमिलैरिटी इन बोन स्ट्रक्चर ऑफ 4 लिम्स, कि स्ट्रक्चर जो है सेम है, किसमें होगा? बोलो बोलो। Homology. होमोलॉजिस में, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर 29,
यही है ना, इतना ही क्वेश्चन। या चलो सी। और कोई बच्चा? और कोई होशियार बच्चा क्लास का? आपको पता है ना कि इन दोनों की सिमिलैरिटीज की बात नहीं चल रही है। कोई और? मैम एक मिनट प्लीज। हाँ जी, प्लीज टेक योर टाइम अंश। मैम ये है इसका। करेक्ट, जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। कृष्णा जी बोले, लास्ट में बोले बट सही बोले। ठीक है जी बच्चा जी, ये सारे जितने भी हैं दे आर नॉट करेक्ट। ठीक है जी, चलो जी, आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एंड ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मैं आपको दे दूंगी, बट थोड़ा सा टाइम लगने के बाद, जब आपका टेस्ट हो जाएगा उसके बाद। मैंने इस बार के लिए सोचा था एवोल्यूशन भी आपको टेस्ट में देने के लिए, बट दे सेड कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 ही चैप्टर तो बच्चों को। हाँ जी कृष्णा बताएं, क्या इश्यू है? इश्यू है बहुत? किस चीज का इश्यू है कृष्णा? अच्छा, नेटवर्क इशू है बच्चे। नेटवर्क इशू का तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बस अपना नेटवर्क सही कर सकती हूँ और वो मेरा बिल्कुल सही है। कविता चैप्टर तो आई गेस सारे ही होंगे फिलहाल जो प्लान किया हुआ है। अच्छा, कल वाले टेस्ट में आपको ग्रुप पे मैसेज मिला है बच्चे? कल के टेस्ट के लिए जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दोनों ही चैप्टर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मैम हाँ जी, अगर पर्सनल डाउट हुआ तो मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल अंश जी, क्वेश्चंस के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। ओके मैम, मैंने कि मॉक टेस्ट था ना सीयूटी का, मैं ऐसे ही दे रहा था, तो मैम मैंने क्वेश्चन किया था, जो जो स्टेटमेंट्स नहीं होते उसमें, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, या थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है बस मेरे साथ में। ओके, बाकी वो ठीक है। आप एक बार मुझे फॉरवर्ड करना अगर ज्यादा होगा, बिकॉज क्या है ना कि मेरा जो ये दूसरा जो नंबर है वो टैब में रहता है, वो कभी ना उसका ड्रामा चल रहा है, एक्चुअली हो गया है पुराना, लेना है अभी नया, तो वो कभी स्विच ऑफ वगैरह अगर हो जाता है। बट मैं डेफिनेटली आपसे जो है, आप मुझे मैसेज ड्रॉप करोगे ना, तो आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू दैट। ओके मैम। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कंप्लेन रहती है ना, मैम आप फोन नहीं उठाते करके। नहीं मैम, मैं